welcome you all in my channel Yogarima. And the session is Mac Talk with Yogarima. आज के हमारे गेस्ट स्पीकर हैं विष्णुदेव सर, जिन्हें की सिर्फ राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय योग का भी काफी एक्सपीरियंस है। विष्णु सर का डिप्लोमा इन योगा इज फ्रॉम बिहार स्कूल ऑफ योगा। His master's degree in योग साइंस फ्रॉम एस व्यासा यूनिवर्सिटी बेंगलुरु। साथ ही साथ सर को 17 से 18 सालों का अनुभव है ऑनलाइन ऑफलाइन सभी तरीके के स्टूडेंट्स को डील करने में। एंड जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम सभी को आज हेल्प करने वाली है, ही इज एन एक्सपर्ट अबाउट ह्यूमन बॉडी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। क्योंकि आज का जो टॉपिक है गाइस, जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग हमारे जीवन में संतुलन लाता है, चाहे वो मानसिक हो, शारीरिक हो या फिर स्पिरिचुअल लेवल पे हो। तो क्या योग के माध्यम से भी कभी हमें चोट पहुंच सकती है? कैन वी गेट इंजरीज ड्यूरिंग योग प्रैक्टिस? ये सारे कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो कि लोगों को कभी कभी एक स्टेप आगे ना बल्कि पीछे लेते हैं, कि क्योंकि वो सुन लेते हैं कहीं से कि कहीं किसी को योगा अभ्यास करते करते कुछ इंजरी आ गई, चाहे वो नेक में हो चाहे फिर कहीं बैक में हो, एंड थोड़ा सा एक डर एक भय हमारे अंदर आ जाता है। क्या ये सारी चीजें सही है? और सही है तो किस लेवल तक सही है? और अगर ऐसा कुछ होता है तो हम उनको किस तरीके से दूर कर सकते हैं? इन्हीं सारी चीजों को आज डिस्कस करेंगे आज के इस पूरे सेशन के दौरान, जिसका की टॉपिक है हाउ टू प्रिवेंट इंजरीज ड्यूरिंग योग आसन प्रैक्टिस। ठीक है, सो नाउ आई हैंड ओवर टू विष्णु सर। विष्णु सर प्लीज बताइए। आई हैव सम क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कॉमन जनरल क्वेश्चंस है, वो मैं आपसे पूछूंगी, आप उनके अच्छे से पूरे डिटेल में, ताकि लोगों का जो भी डाउट्स हैं अबाउट योग अभ्यास और जो भी डर है वो पूरी तरीके से इस सेशन के बाद निकल जाए। जी विष्णु सर। ओके, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद इनवाइट करने के लिए और इस विषय में बात करने के लिए। तो जैसे कि कहा था कि इंस्पिरेशनल योगा का जो ये चैनल बना है मेरा, तो इसका एक उद्देश्य ये था कि मैं जब सड़क के किनारे से निकलता था सुबह सुबह, तो बहुत लोगों को देखता था कि लोग गलत ढंग से अभ्यास कर रहे हैं। कोई आंखें खोल के कपालभाति कर रहा है, कोई गलत ढंग से रिपीटेशन किए जा रहा है आसन का। तो अब एक एक जन को तो पकड़ पकड़ के नहीं बता सकते कि भाई तुम्हारा यहाँ पे गलती है, ऐसा मत करो, अपने बॉडी को यहाँ कर रहे हो। तो ये चैनल बनाया था और उसमें बहुत सारे करेक्शंस वगैरह, अलाइनमेंट वगैरह, सही टेक्निक्स जो सीखे हैं गुरु की कृपा से, जो सीखने मिला वो सब शेयर किया। और आज इसलिए ये टॉपिक चुना गया क्योंकि क्या होता है कि आ, ये जो मेरा कोर्स चला योगा थेरेपी का, जो ट्रेनिंग चल रहा था, उसमें ऑल ओवर इंडिया से 250-300 स्टूडेंट के नंबर मेरे से कनेक्ट हुए व्हाट्सएप पे। ओके, तो व्हाट्सएप पे स्टेटस देखते हैं तो ये देखने मिलता है कि सब अपने पोस्टर्स डाल रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, अपने पोस्टर स्टेटस में डाल रहे हैं। बट हमको दिखता है वहां पे कि इस पोस्टर में इसका रिस्टोरेंट जा रहा है, इस पोस्टर में इसका नेक पे लोड आ रहा है, इस पोस्टर में इसका कोर इंगेज नहीं है तो लंबा स्पाइन इफेक्ट आ रहा है। तो ये सब देखते हैं, बट ये भी एक एक जन को बोला नहीं जा सकता। बहुत लोगों के पोस्चर में अगर गलती निकाला जाए तो उनको फिर बुरा लग जाएगा कि मतलब एक्सपीरियंस कि आपको इतना अनुभव है इन सारे अभ्यासों का कि आप जैसे कह रहे हैं कि सिर्फ आप पिक्चर देख के, पोस्टर देख के यू कैन मेक इट आउट कि क्या वहां पर मिस्टेक है। तो इट शोज कि आपने कितनी डिटेल में इस चीज की आपको नॉलेज है, कितनी डीप स्टडी की है। तो हम आज इसी का ही फायदा लेने वाले हैं। जी। तो क्या है कि पोस्चर, सामने वाले के पोस्चर देख के फील हो जाता है कि वो इस वक्त उस पोस्चर में क्या अनुभव कर रहा है। ठीक है, जी ये सर। एक अनुभव हो जाता है। ओके, तो आज का जो ये लाइव सेशन है उन सभी के लिए है जो मेरे अकाउंट में है, जितने मेरे व्हाट्सएप में कांटेक्ट में जो पोस्टर्स डालते हैं, जिनको मिस्टेक्स पता नहीं है। ओके, तो आज आज कोई माइंड नहीं करेगा और यहाँ से सीख भी लेगा। ओके, तो नहीं सर, बिल्कुल सबसे पहला खुले मन से और खुले विचारों से सेशन को देखिएगा, और डेफिनेटली ये बहुत ही बेनिफिशियल रहने वाला है। अगर हम भी कुछ मिस्टेक, मैं भी बहुत सारे एडवांस कोर्सेज करती हूँ, इवन उनके पोस्ट भी डालती हूँ, तो मुझे भी इसका फायदा उठने वाला है। तो प्लीज मैं यही कोशिश करूंगी कि आप सभी इसका पूरे खुले मन से इस चीज को स्वागत करें। ठीक है, तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन था कि योगा से इंजरी होती है क्या? ठीक है। यस सर, व्हाट इज द योगा हाँ, इंजरी? योगा इंजरी है व्हाट इज क्या योगा? एक्चुअली? योगा इंजरी है क्या actually? तो उससे पहले एक सोचिए कि योगा से इंजरी होती है क्या। बहुत लोगों को बैक में इंजरी रहती है, नेक में प्रॉब्लम रहती है, नी में पेन रहता है। वो लोग हमारे पास आते हैं कि इस इंजरी को हील करना है। और बहुत लोगों से ये भी सुनने मिलता है कि योगा प्रैक्टिस कर रहे थे, बैक में पेन हो गया, नेक में पेन हो गया, हाथ में पेन हो गया। ठीक है, तो दोनों चीजें सुनने मिलती है। एक तरफ से योगा हील भी कर रहा है और एक तरफ से योगा से इंजरी भी हो रही है। तो सही क्या है? ठीक है, तो
उससे पहले योगा क्या है? तो योगा यहाँ जितने लोग हैं सारे टीचर्स हैं और बहुत सारे योगा प्रैक्टिशनर हैं, सब जानते हैं कि आत्मा से परमात्मा के मिलन को योग कहते हैं, एक शॉर्टकट लाइन है, ओके? बट ना वो आत्मा को कभी फ़ील करते हैं, ना परमात्मा को फ़ील करते हैं। वो खुद को योगा प्रैक्टिशनर बोलते हैं, बट योगा के जो 8 पार्ट्स होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, इनसे उनको कोई लेना-देना नहीं है, उनको सिर्फ़ आसन प्रैक्टिस करना है। तो योगा का जो ये एक ये हो गया है, मतलब वो आसन प्रैक्टिस है, मतलब वो योगा प्रैक्टिस नहीं है। तो योगा प्रैक्टिस करके अगर आप सही में योगा प्रैक्टिस करें तो उससे कभी भी आपको बॉडी में प्रॉब्लम नहीं होगा। उसमें से भी ये जो 8 अंग है योग के, इसमें से भी सिर्फ आसन को ले लिया गया है और आसन को लेने के बाद आसन का जो अभ्यास हो रहा है अभी, वो भी आसन के डेफिनिशन के विपरीत हो रहा है। ठीक है? तो आसन का विपरीत पतंजलि योग सूत्र में जो है स्थिरम सुखम आसनम, ठीक है? सबसे पहला लाइन, ठीक है? तो लोग पोस्चर में स्थिर नहीं है, ना पोस्चर में उनको सुख मिल रहा है, फिर भी वो पोस्चर कर रहे हैं। पहला सर कारण एक्चुअली ये है। कल ही इस सूत्र पे कल ही मेरे एक सेशन में बात हुई है कि 10 काउंट्स के बाद पीपल स्टार्ट गिविंग अप। तो मतलब 10 सेकंड भी अगर आप किसी आसन में नहीं रुक पा रहे हो, इसका मतलब स्थिरम सुखम आसनम तो पूरी तरीके से रॉन्ग हो रहा है। तो वही चीज मैं भी कल कोशिश कर रही थी कि आप अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग या किस तरीके से आपको यू शुड फील हैप्पी, आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर चले, आप उस आसन को फील कर सकें। लेकिन ये चीज सर, इसको प्लीज आप थोड़ा सा अच्छे से समझाइए कि कैसे स्थिरम सुखम आसनम को हम लोग सच में जी सके, सच में वी कैन फील दिस सूत्र इन आवर लाइफ, इन आवर प्रैक्टिसेस। तो सबसे पहली बात ये है कि एक तो हम लोग अष्टांग योग का नहीं प्रैक्टिस करें, योगा प्रैक्टिस नहीं करें, आसन प्रैक्टिस करें। और आसन में भी जो पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है, आसन के जो डेफिनेशन उसके अनुसार नहीं आसन प्रैक्टिस कर रहे, तो सीधा-सीधी यही बुला सकते हैं कि यही कारण है आसन के द्वारा इंजुरी होने। सुखम आसन, तो आसन जो है स्थिर होना चाहिए। आसन में आपको सुख में सपोज आप चक्रासन कर रहे हैं, ठीक है? दूसरे के देखा-देखी आपको चक्रासन करना है, बस उस चक्रासन स्टे कर रहे हैं, जैसे एक फोटो क्लिक करने के लिए, तो वो आसन का अभ्यास नहीं है, ठीक है? और हर पोस्चर में अ, ऐसा नहीं होता है कि जिस स्थान पे ज़ोर लग रहा है, आपको वहीं पे अवेयरनेस रखना है। आपका पूरा बॉडी के साथ आप पोस्चर कर रहे हैं। तो आप सपोज़ वॉरियर 1 कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए आपके लेग्स कहाँ हैं, आपका नी कहाँ है, आपका वेस्ट कहाँ है, शोल्डर्स कहाँ है, आर्म्स कहाँ है, दृष्टि कहाँ है, पूरा बॉडी को जानना है। तो बोलते हैं ना 2 तरह के टीचर होते हैं। योगा अभ्यास में अकेले नहीं हो पाएगा योगा अभ्यास, आसन का अभ्यास। 2 टीचर चाहिए। एक टीचर सामने वाला जो देख रहा है आपको, जो आपको कमांड कर रहा है, जो पोस्चर बता रहा है। दूसरा टीचर आपके अंदर खुद है। वो बताएगा कि आपको इतना करना है, उससे आगे नहीं, ठीक है? तो ये पहला हुआ। अब स्थिरम सुखम आसना के ऊपर और गौर करें तो पोस्चर स्थिर कब होगा? जब वो प्रॉपर ग्राउंडेड होगा, ठीक है? पोस्चर का अगर ग्राउंडिंग नहीं होगा तो पोस्चर स्थिर नहीं होगा। जैसे एक टेबल में 4 पैर होते हैं, चारों पैर अगर इक्वल नहीं हो, अप डाउन हो तो टेबल हिलते रहेगा। उसी तरह से पोस्चर कब स्थिर होगा? जब आपका ग्राउंडिंग सही हो। तो ग्राउंडिंग के बारे में बहुत कम जगह बताते हैं, बहुत लोगों को पता नहीं है ग्राउंडिंग। तो एक सिंपल एग्जांपल मेरा यही है कि अभी आज आधे घंटे या 40 मिनट जितने भी देर का सेशन चलेगा, सारी चीज़ें तो नहीं बताया जा सकती, बट जितना हो आज जो लोग इसको देख रहे हैं उसको अनुभव कर लेंगे। ओके, तो मैट के ऊपर खड़े हो जाइए एक बार। ओके, दोनों पैरों को मिला लीजिए। ओके, जो देख रहे हैं लाइव वो भी कर सकते हैं साथ में और आँखों को बंद कर लीजिए। ये आपकी स्थिति ताड़ासन है। ओके, यहाँ स्थिति ताड़ासन ऐसे सिखाया जाता है। ये स्थिति ताड़ासन जो है किसी भी स्टैंडिंग पोस्चर को करने की पहले की स्थिति है। ओके, ये सबको आता है ये स्थिति ताड़ासन। बट अभी गरिमा जी का बॉडी हिल रहा है, ठीक है? क्योंकि आँखें बंद है और हम लोग देखते हुए भी बैलेंस करते हैं चारों तरफ। ओके, आँखों को खोल लीजिए। तो जैसे ही हम आँखें बंद करते हैं तो चारों तरफ का एनवायरनमेंट के प्रति मतलब वो जो दृश्य है वो हट जाता है, तो बॉडी अपने आप बैलेंस करने लगता है पीएनएस सिस्टम के द्वारा, ठीक है? तो अब क्या करना है कि यहाँ ग्राउंडिंग करना है, ठीक है? अब पोस्चर तो मूव कर रहा था, पोस्चर को स्थिर करना है। स्थिर करने के लिए जो बेस है उसका ग्राउंडिंग होना चाहिए अच्छे से। तो अपने दोनों दोनों पैरों के टोस को उठाइए ऊपर की तरफ और जोर से और खींचिए और खींचिए। दोनों पैरों के टोस को ऊपर खींचे। अब दोनों
पैर के टोस को वापस फ्लोर पे रखिए इस तरह से कि आप फ्लोर को ग्रैब करना चाहते हैं। ओके, आपको अपने पैर ज्यादा ग्राउंडेड फील होंगे अभी। अब एक बार अपनी आंखों को बंद कीजिए। ओके, अब अनुभव कीजिए जिस तरह से आपने पैरों से फ्लोर को ग्रैब किया है, ओके, ग्राउंडिंग हुआ है आपके पैर के तलवों का, उसके थ्रू एक एनर्जी को राइज होते हुए आपके एंकल से होते हुए, आपके काफ मसल से होते हुए, नी से होते हुए, आपके क्वाड्रिसेप से होते हुए, आपके ग्लूट से होते हुए, कोर से होते हुए, अपर बैक से होते हुए, नेक तक एक एनर्जी, मतलब एक कॉन्ट्रेक्शन बनता है नीचे से ऊपर। तो आपको पहले से बेटर स्थिरता मिलेगी, पहले से बेहतर स्टेडीनेस मिलेगा क्योंकि आपका ग्राउंडिंग हुआ है। ओके, अभी आंखों को खोल लीजिए, कम बैक, बैठ जाइए। तो ये एक एग्जाम्पल था, बैठ जाइए गरिमा जी। तो ये एक एग्जाम्पल था, तो आपको क्या फील हुआ ग्राउंडिंग के पहले और ग्राउंडिंग के बाद? जी सर, नहीं सर, बिल्कुल इट वाज इफेक्टिव। जी ओके, सर। तो ये आपको पता था पहले से? नहीं सर। ओके, ठीक है। तो जो स्टैंडिंग पोस्चर है या फिर कोई भी पोस्चर है, हम लोग पोस्चर तो 5 लेवल पे करते हैं ना, स्टैंडिंग, सिटिंग, नीलिंग, सुपाइन, प्रोन, और इसके अलावा तो और फिर ये नहीं हाथ के बल करते हैं या फिर सर के बल करते हैं, बैलेंसिंग पोस्चर। तो हर पोस्चर में ग्राउंडिंग होना चाहिए। जब ग्राउंडिंग होगा तभी शरीर स्थिर होगा। तो इसी तरह से सुपाइन में भी ग्राउंडिंग के टेक्निक्स हैं और प्रोन पोजीशन में भी ग्राउंडिंग है। आप सीधे बैठे हैं उसमें भी आपके बटक्स ओपन होने चाहिए, पेनियम फ्लोर पे टच होना चाहिए, सिट बोन टू हील अलाइन होना चाहिए। तो ये जो अलाइनमेंट का टेक्निक है वो एक टीचर को बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को, ताकि वो पोस्चर स्थिर हो सके। अभी जैसे आप ग्रैब किए फ्लोर को, पहले आप आंख बंद किए तो आपका बॉडी हिल रहा था ज्यादा, कि जब आप उसको इंगेज किए, सोल से पकड़ लिए फ्लोर को, ग्राउंडिंग हो गया, तो आपके शरीर में स्थिरता आएगी। तो सोचिए कि कोई अगर फर्स्ट टाइम ये कर रहा है, वृक्षासन कर रहा है, ओके, सोल का ग्राउंडिंग ही नहीं हुआ, तो वो लड़खड़ाएगा, लेकिन जब वो ग्राउंडिंग परफेक्ट करेगा तो वृक्षासन करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राउंडिंग के जो टेक्निक्स है ये सबको आने चाहिए। तो इसको बोलते हैं पदबंधा, पैर से ये करना। और ये चीज आप जो एनर्जी राइज होने का है वो आप अनुभव किए होंगे। सपोज आप लिफ्ट में कभी जाते हैं, ठीक है, आप लोअर फ्लोर पे हैं, ग्राउंड फ्लोर पे, और लिफ्ट जब ऊपर की तरफ जाती है तो आपको नीचे से ऊपर की तरफ पुश करती है, तो आपको अपने पैर भारी लगते हो, ठीक है। तो जब आप सोल से ग्राउंड को ये पकड़ते हैं तो वही एनर्जी नीचे से ऊपर आपको पूरा, मतलब अलाइनमेंट एक फील होगा, तो आपके शरीर में स्थिरता होती है। यहाँ पे देखिए कि लिफ्ट पे जा रहे हैं नीचे किए हैं कभी भी तरफ जाते हैं तो बॉडी हिलता ही लगता है, बिल्कुल आपके वेट को लेते हुए ऊपर जाता है लिफ्ट और पूरा बॉडी स्थिर हो जाता है। ठीक है, तो ये एक टेक्निक है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक है अलग अलग। ठीक है, तो ये पहला जो है स्थिरम सुखम आसन। तो पोस्चर जो स्थिर होना चाहिए, कभी किसी पोस्चर में अगर आप शेक कर रहे हैं तो वो पोस्चर गलत है, और वहां पे आपको अपना ग्राउंडिंग चेक करने की ग्राउंडिंग सही हो रही है। ओके, दूसरा सूत्र जो है इसके बाद का वो है प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्ति ध्यान। ठीक है, दूसरा आसन के बारे में जो बताया गया है, सब खाली श्रम सुखम आसन तक ही रुक जाते हैं, उसके आगे नहीं जाते हैं। हाँ, तो प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्ति व्यायाम, मतलब किसी भी आसन में आप प्रयत्न भी कर रहे हैं और उसमें शिथिलता भी है, एफर्टलेस एफर्ट लगा रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप फोर्सफुल किसी चीज को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, चाहे वो कोई भी आसन हो, सिंपल फॉरवर्ड बेंड हो, पदहस्तासन हो, चाहे डाउन शीर्षासन हो, वहां पे इफर्ट आप लगा रहे हैं लेकिन वहां रिलैक्सेशन भी है। एक बार पश्चिम उत्तानासन या जाम शीर्षासन करेंगे, यहाँ पे करिए आप। ओके, तो एक बार सिटिंग पोस्चर में ग्राउंडिंग कर लेते हैं, अपने बटक्स को ओपन करके अपने पेनियम को फ्लोर पे रखिए। आपके दोनों सिट बोन्स फ्लोर पे टच है, आपकी दोनों एड़ियां फ्लोर पे टच है। ओके, अब आपका जो दोनों हैमस्ट्रिंग है वो टारगेट। अब एक्सेल करते हुए सामने झुकिए, पकड़ लीजिए अपने पैरों को। तो यहाँ पे जितने भी अभ्यासी हैं वो फील किए होंगे, जैसे ही वो सामने झुक के अपने पैर को पकड़ते हैं या फिर जैसे ही वो प्रिपेयर होते हैं फॉरवर्ड बेंड करने के लिए, तो उनका जो हैमस्ट्रिंग से वो एंगेज होने लगता है। ओके, आप एफर्ट लगाए हैं फॉरवर्ड बेंड करने के लिए, लेकिन वहां पर शिथिलता नहीं है। अब आप क्या कीजिए, आप अपने दोनों लेग्स को रिलैक्स कीजिए, दोनों हैमस्ट्रिंग्स को रिलीज कीजिए, बिल्कुल रिलैक्स कीजिए दोनों पैरों को। अब आप अपने पेट को अंदर खींच के थोड़ा और फॉरवर्ड बेंड कर सकते हैं आसानी से। जिस मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हैं उसको रिलैक्स करना है। आप हैमस्ट्रिंग को
स्ट्रेच कर रहे हैं, अभी फॉरवर्ड बेंड करके हैमस्ट्रिंग्स को और रिलीज कीजिए, रिलैक्स करने की कोशिश कीजिए। ओके, इनहेल के साथ कम बैक हो जाइए। ओके, तो ये एक सिंपल एग्जांपल था, ये आपको फील हुआ? जी सर। ओके, सेम इसी तरह से जैसे हम लोग सुप्त वज्रासन में करते हैं, चल तो जाते हैं लोग बट टाइट करके रखते हैं बॉडी को, थोड़ा रिलैक्स चाहिए, बिल्कुल रिलैक्स छोड़ना है बॉडी को। ठीक है, तो वहां पे शिथिलता आती है, प्रयत्न शैथिल्य। तो प्रयत्न में जब शिथिलता आती है तो अनंत समाप्तिभ्याम, तब वो पोस्चर अनंत काल तक होल्ड करने लायक बनता है। ठीक लॉन्ग है, होल्ड। जैसे आप, हाँ, शवासन में आप गए, सॉरी, सुप्त वज्रासन में आप गए, मसल्स इंगेज है, तो आपको मतलब एक समय के बाद लगेगा कि कब वापस है। लेकिन अगर आप धीरे धीरे उसको रिलैक्स छोड़ देंगे तो आप वहां पे 3 घंटे आराम से रह सकते हैं। किसी भी पोस्चर में ये चीज होता है। तो ये था प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्याम के बारे में। अब एक है तत्व द्वंद अभिघात। ठीक है, थर्ड लाइन था जो आसन के बारे में, तत्व द्वंद अभिघात मतलब तत्व वहां पे ना द्वंद हो ना अभिघात हो। द्वंद नहीं होना चाहिए अपने शरीर के साथ, और अभिघात आघात नहीं लगना चाहिए, अपने आप को हर्ट नहीं करना है। तो द्वंद कब होगा बॉडी के साथ? आपने बॉडी को आप नहीं समझ के उसको जबरदस्ती जब करने की कोशिश करेंगे, तब अपने शरीर के साथ द्वंद होगा। द्वंद मतलब लड़ाई, और अभिघात मतलब अपने आप को आघात पहुंचाना। तो यहाँ पे आप एग्जांपल ले सकते हैं अगेन चक्रासन का, या फिर वॉरियर 2 का। जैसे हम लोग चक्रासन करते हैं, हाथ के अलाइनमेंट सही नहीं है, पर फिर भी चक्रासन उठाना है जैसे तैसे। ठीक है, आप मत करिए, जैसे हम बता रहे हैं, ये यहाँ पे कुछ फील नहीं करना है। ओके, तो हथेलियां इस तरह से फिंगर्स बाहर की तरफ टर्न रहती हैं, किसी के अंदर की तरफ टर्न रहती हैं, किसी का हेड पूरा अंदर की तरफ चल जाता है चक्रासन करते समय। तो उनको पता नहीं है, वहां पर रिलैक्सेशन चाहिए, नेक को रिलैक्स छोड़ना है, हथेलियों को प्रॉपर अलाइनमेंट चाहिए, बट वो जैसे तैसे जस्ट उठाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अलाइनमेंट के गलत उठा रहे हैं। तो जो जॉइंट है, जिस तरह से जॉइंट का मूवमेंट करने के लिए बने हैं, उसके ऑपोजिट साइड से मूव करते हैं, या फिर उसके थोड़े से डिसबैलेंस होकर मूव करते हैं, तो फिर उस जॉइंट को हार्म करता है। ओके, तो ये था तत्वद्वंद अभिघात। तो अपने आप से लड़ाई नहीं करनी है, अपने शरीर से, और आघात नहीं पहुंचाना है। तो ये चीज कब होगा? ये होगा अलाइनमेंट से। ठीक है, ये चीजों का अलाइनमेंट से। तो यहाँ पे 3 चीजें मिली आपको। पहला कि स्थिरम सुखनम आसन, तो आसन जब स्थिर होगा तो तभी सुख उसमें मिलेगा। आसन कब स्थिर होगा? जब उसका प्रॉपर ग्राउंडिंग होगा। तो पहला चीज हुआ ग्राउंडिंग। दूसरा प्रयत्न शैथिल्यम अनंत समाप्तिभ्याम, मतलब प्रयत्न भी होना चाहिए, शिथिलता भी होना चाहिए, और लंबे लंबे समय तक होल्ड करने के लिए पोस्चर को एफर्टलेस एफर्ट चाहिए, किसी भी पोस्चर को करने के लिए। जिस मसल्स को आप स्ट्रेच कर रहे हो उस मसल्स को रिलैक्स चाहिए, एफर्टलेस एफर्ट। ये दूसरा हुआ। तीसरा हुआ तत्वद्वंद अभिघात, अपने आपने अपने शरीर से ना द्वंद करना है, ना अपने शरीर को आघात पहुंचाना है। तो ये हुआ अलाइनमेंट के ऊपर, अलाइनमेंट सही रहेगा तो आप प्रॉपर करेंगे। तो ये 3 चीजें आपको इंजरी से बचाती है, ग्राउंडिंग, एफर्टलेस एफर्ट, और अलाइनमेंट। ये 3 चीजें ध्यान रखना। तो ये थोड़ा बड़ा हो गया, ओके, बट ये बहुत काम का चीज है। इट इज गुड, मतलब बड़ा नहीं है सर, इट इज रियली इंफॉर्मेटिव, क्योंकि ये सारी चीजें हम डेली एक्सपीरियंस करते हैं। तो अगर अब ये चीजों को ध्यान में रखते हुए हम किसी क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे तो शायद हम और अच्छा भी कर पाएंगे और लंबे समय तक उसको होल्ड भी कर पाएंगे। यही करना ही है, बहुत क्योंकि आसन का तो डेफिनेशन ही याद ये दिया हुआ है ना, इसको अलावा क्या करिएगा, करना ही है यही। ओके, हाँ, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या है कि किस तरह की इंजुरियां कॉमनली लोग फेस करते हैं योगा अभ्यास में। ठीक है, ये आपने पूछा था। तो देखिए, पहला तो स्ट्रेन पड़ता है किसी टेंडन पे या किसी मसल्स पे। जब आप ये करते हैं, ज्यादा तक होल्ड करते हो, तो वहाँ स्ट्रेन पड़ता है। दूसरा, ओवर स्ट्रेच होता है, आप अपने कैपेसिटी से बाहर जब आप स्ट्रेच करते हो तो ओवर स्ट्रेच होता है। तीसरा होता है ओवर यूज। ओवर यूज मतलब होता है रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी, किसी चीज को बार बार किया जा रहा है। जैसे 108 राउंड सूर्य नमस्कार, ठीक है, सूर्य नमस्कार में नी यूज हो रहे हैं, शोल्डर यूज हो रहे हैं, नेक यूज हो रहे हैं। 108 राउंड अगर हर दिन कर रहे हैं तो जॉइंट्स आपके बार बार यूज हो रहे हैं। तो आप शरीर है, आप शरीर का किसी भी चीज को आप बार बार घसेंगे, वहां तो इंजरी होगा, तो उसे रिपीटेटिव स्ट्रेस इंजरी कहा जाता है। ओके, But sir, if it is done चौथा आता once है, in a month or twice in a month, then it is okay. हाँ हाँ, कभी कभार करना ठीक है, बट मतलब अचानक से नहीं। कोई कभी प्रैक्टिस नहीं किया है या 6 राउंड करता हो एक दिन अचानक से 108 की अवसर नहीं, धीरे धीरे करते हुए बढ़ा सकते हैं। ओके, अब उसके बाद चौथा जो होता है वो होता है फॉल्स एंड स्लिप्स। ओके, जैसे शीर्षासन करते हुए गिर गए, या फिर हैंड स्टैंड में करते हुए गिर गए, तो ये सब हुआ। पसीने से स्लिप हो जाता है कभी हाथ, जी। तो उसमें प्रॉब्लम होता है। ओके,
उसके बाद 5वां है नेक और बैक रिलेटेड इंजरी। Yes. ये बहुत लोग अपने आप को मतलब हर्ट करते रहते हैं, आसन में ये चीज़ दिखता है। नेक और बैक में आप अगर अपने स्पाइन को देखें ऊपर से नीचे तक, तो आपका 2 ही एरिया है। स्पाइन को क्या पूरे शरीर में देखेंगे तो 2 ही एरिया जो सबसे ज़्यादा वीक है, एक नेक है, बैक है। बैक इसलिए वीक है क्योंकि उसका मूवमेंट होता है बहुत ज़्यादा, लंबा स्पाइन का बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है। हम लोग टर्न लेते हैं, सामने झुकते हैं, दिन भर में इसका मूवमेंट होता है। नेक इसलिए क्योंकि हेड का मूवमेंट होता है। तो नेक और बैक में सबसे ज़्यादा इंजरी आती है। और बॉडी के सॉफ्ट एरिया का बात किया जाए तो कलाई भी है। Yes, sir. कलाई और नीज एंड एंकल ये सब जो है यहाँ पे अधिकतर इंजरी होती है। ओके, अब नेक और बैक में कैसे होता है? तो क्या होता है कि जैसे लोग बैकबेंड करते हैं, आप एक बार खड़े हो जाइए प्लीज, साइड फेस कर लीजिए। ओके, सिंपल लीजिए, दोनों हाथों को ऊपर उठाइए, अर्ध चंद्रासन करिए। ओके, कम बैक। ठीक है, तो आपका पोस्चर सही है। जो नेक है वो मेंटेन रहना चाहिए, नेक का जो लाइन है स्पाइन के साथ। बहुत लोग क्या करते हैं अर्ध चंद्रासन में इस तरह से हाथ ले जाएंगे और सर को इस तरह से ढीला छोड़ देंगे, तो ये सीधा सीधा कंप्रेशन नेक पे आता है। ठीक है, उसी तरह से एक बार अपवर्ड डॉग करिए। Yes. अपवर्ड डॉग, ऊर्ध्वमुख स्वानासन। ये डाउनवर्ड हुआ, अपवर्ड डॉग में आइए। ओके, तो अपवर्ड डॉग में बहुत लोग ग्लूट्स को टाइट रखते हैं। तो ग्लूट्स जब टाइट रखते हैं, टाइट कीजिए ग्लूट्स को, तो वहां लंबार कंप्रेशन आने लगता है। जैसे आप ग्लूट्स को ढीला छोड़ेंगे, बॉडी का वेट नीचे की तरफ जाएगा और लंबा ट्रैक्शन मिलेगा, जो कि होना चाहिए। ये चीज आपको फील हुआ? ग्लूट्स को जब आप टाइट करेंगे तो वहां पे लंबा कंप्रेशन फील होगा, और ग्लूट्स को जब आप रिलैक्स छोड़ देंगे तो बॉडी का वेट तो नीचे जाएगा, तो लंबा ट्रैक्शन फील होगा। ये चीज होना चाहिए। ओके, कम बैक। ठीक है, तो ये नेक और बैक का एक छोटा सा एग्जांपल था। तो ऐसे ही पोस्चर्स में अब जिसको पता नहीं है, जो कर रहा है तो ग्लूट्स को टाइट करके अपवर्ड डॉग कर रहा है, तो वो हार्म कर रहा है अपने लोअर बैक को। हाँ, भुजंगासन कर रहा है, हेड को पूरा पीछे लटका रहा है, तो यहाँ पे हार्म कर रहा है। तो एक बार तो नहीं कर रहा है, ये लाइफ टाइम वो प्रैक्टिस कर रहा है। ठीक है, अब वहां बार बार वो हिट कर रहा है, तो उसको धीरे धीरे नेक का इंजरी होगा, और बाद में वही बोलेगा कि योगा प्रैक्टिस करके नेक का प्रॉब्लम हो गया। तो योगा प्रैक्टिस करके नहीं हुआ, और अलाइनमेंट आपको जानना है कि कैसे होता है। ओके, ओके, ये लास्ट है 6th टाइप जो है, इसमें है मस्कुलर इम्बैलेंस हो जाता है। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि राइट लेग से जाम शीर्षासन करेंगे, लेफ्ट लेग से करेंगे नहीं, या फिर राइट लेग के अलाइनमेंट अलग रहेगा, लेफ्ट लेग का नहीं रहेगा, या फिर राइट लेग से बहुत अच्छा होगा तो राइट लेग से बहुत अच्छे से करेंगे, लेफ्ट लेग से हमेशा लाइफ टाइम कम करते रहेंगे। वहां तो मस्कुलर इम्बैलेंस हो गया। अब एक पैर का हैमस्ट्रिंग टाइट है, एक पैर का हैमस्ट्रिंग रिलीज है, दिस साइड टाइट है, उस साइड से फिर लोअर बैक चढ़ना चालू होगा, लोअर बैक में पेन, लोअर बैक से फिर अपर बैक, और फिर उधर से नेक में पेन होगा, उस तरह से पूरा इम्बैलेंस होगा बॉडी में। तो सम वो दोनों तरफ ये चाहिए, सिमेट्री चाहिए प्रैक्टिस में तो हमेशा। सर यहाँ पे ये कॉमन प्रॉब्लम आई गेस सभी 90% स्टूडेंट्स के साथ आती है, दे ऑलवेज से कि उनका एक बॉडी पार्ट ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं वो प्रैक्टिसेस में, किसी का राइट होता है, किसी का लेफ्ट होता है। सो व्हाट इज द बेटर सजेशन कि मतलब फिर इनके लिए क्या एक सजेशन है कि मैं एज अ टीचर मैं बताती हूँ कि आप जो आपका अनकंफर्टेबल साइड है उस पे आप 5 से 10 पाउंड ज्यादा दें, मतलब वहां पे भी आप पूरा अभ्यास करें। व्हाट इज द करेक्ट गाइडेंस, या और कैसे वो अपने वीक साइड को स्ट्रांग बना सकते हैं? देखिए, वो क्योंकि तो वो है क्लास। रहता है सर। हम्म, अब देखिए, क्लास में अगर 10 बच्चे हैं, ठीक है, 4 बच्चा स्ट्रांग है और बाकी 5 बच्चा वीक है, एक बच्चा ऐसे ही न्यूट्रल है, तो आप क्या करिएगा? जो बच्चा वीक है उधर ही ध्यान दीजिएगा ना, जो स्ट्रांग है वो तो अपना देगा। उसी एग्जैक्टली। तरह से बॉडी में जहाँ पे वीक है या जहाँ पे फ्लेक्सिबल नहीं है, वहां पे ज्यादा ध्यान देना है। जो बॉडी फ्लेक्सिबल है वो तो जिस साइड फ्लेक्सिबल होता है आप कर ही ले रहे हैं, उधर करके ज्यादा खुश होकर फायदा नहीं, जिधर नहीं हो पा रहा उसको करना है। उस पे ठीक का है, तो बस वही है कि दोनों तरफ बराबर किया जाए प्रैक्टिस। कंप्लीट स्ट्रेच जिस तरफ पूरा होता है उस तरफ कम करके, जिस तरफ नहीं होता उधर ज्यादा फोकस किया जाए, पहले बैलेंस में लाया जाए, उसके बाद फिर किया जाए, ये सबसे अच्छा है। ओके, तो ये 6 टाइप के होते हैं बॉडी में प्रॉब्लम, इंजुरीज वगैरह, योगा प्रैक्टिस की वजह से। तो स्ट्रेन में अगेन, स्ट्रेन कब होगा बॉडी में? जब आप जबरदस्ती करेंगे किसी चीज को, तो वहां पे आपका प्रयत्न सफलता नहीं आया, आप अपने रेंज से बाहर जाकर प्रैक्टिस कर रहे हैं,
ओवर स्ट्रेच कब हुआ? जब आप अपने इनर टीचर को, अपने आप को, शरीर को नहीं समझ के कर रहे हैं, ओके? ओवर यूज़ आसन का प्रैक्टिस, देखिए आसन का जो ओरिजिनल प्रैक्टिस है उसका तो सिर्फ़ एक ही पर्पज़ था कि शरीर को स्थिर करना। जी एडवांस आसन का तो अभी आया है कि इंस्टाग्राम आ गया है जब से, फेसबुक जब से आ गया, तो एडवांस आसन करके डालने हैं पिक्चर्स, ठीक है। ऐसा एक स्टूडेंट या ऐसा एक टीचर नहीं बता सकते आप जो कि एडवांस आसन करता हो, लेकिन सोशल मीडिया पे नहीं डालता हो। एडवांस आसन किए ही जाते हैं सोशल मीडिया में डालने के लिए। और हथेली के ऊपर दीपिका अगर आप पढ़े हैं तो उसमें बताया गया है कि आपको जो अभ्यास है वो ऐसी जगह होना चाहिए कि कोई आपको देखे नहीं। यहाँ लोग हाँ आसन कर करके फोटो और वीडियो डालते हैं, ठीक है। तो वो आसन का प्रैक्टिस नहीं है। आप सबका अपना अपना चॉइस है। किसी को वही अच्छा लगता है कि हम कितना फ्लेक्सिबल है ये दिखाना, ओके। आप लोगों को ऐसा बात करने से लगे कि इससे आसन नहीं होता, ऐसा बात नहीं है। आसन होता है लेकिन वो दिखा के फायदे नहीं। और आसन का जो पर्पस वही है कि शरीर को स्थिर करना, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कहीं पे ये सीन आता ही नहीं है कि आप अपने बॉडी को ओवर यूज करें। अगर आप इस हिसाब से ये करें तो आपको जो आप पूछे थे ना एक एडवांस आसन, क्या लिखा था आपने? अ, सर इट्स अ मेरा एक हाँ, क्वेश्चन था, इट्स अ इंजुरी। मिथ और फैक्ट कि इंजरी कम्स इन ओनली एडवांस प्रैक्टिसेस। क्या हाँ, इंजरी एडवांस आसन। सिर्फ एडवांस आसनास नहीं आती है? एज अ बिगिनर लेवल बेसिक आसन में कोई बहुत ही क्लासिक आसन है उसमें सिंपल ताड़ासन या वृक्षासन में भी क्या इंजरी इनवाइट कर सकते हैं क्या? ये हाँ, हाँ। बेसिकली क्योंकि लोगों में मिथ इसमें यही है। हुँ। तो इसमें क्या है, इनका गरिमा जी का कहना था कि एडवांस आसना से इंजुरी आती है क्या? ठीक है। अब इसमें 2-4 चीज़ें हैं। पहला तो जो एडवांस आसन है उसका डेफिनिशन चेंज हो जाता है, अलग-अलग व्यक्तियों के हिसाब से, ठीक है। जैसे जी अगर एक आदमी स्टिफ है, एक आदमी फ्लेक्सिबल है, तो हो सकता है कि उसके लिए जो ईज़ी हो, इसके लिए टफ हो, ओके, जी ठीक है। किसी-किसी को चक्रासन बहुत ईज़ी लगता है, किसी-किसी को चक्रासन क्या सेतुबंधासन नहीं होता, ठीक है? ये एडवांस का डेफिनिशन यहाँ पे चेंज हो जाता है, पहला। दूसरा, कोई लाइफ में कभी भुजंगासन तक नहीं किया, ओके, और उसको डायरेक्ट आप चक्रासन पे ले जाते हैं, तब उसको दिक्कत होगा। जैसे एक तार देना बोला, ऊपर का चार्जर का तार दे। इट इज लाइक प्रिपरेशन इज मोर इम्पोर्टेंट, सब एडवांस में हाँ, जा रहे हैं तो तो यस। ये मान लीजिए प्लास्टिक है, एक तरह से तो ये प्लास्टिक ही है, बट ये वायर है, फ्लेक्सिबल है ज़्यादा। तो अ, अगर कोई डायरेक्टली इतना बेंड करे, तो यहाँ पे उसका टेयर होगा। बट अगर वो कभी इतना टेयर करे, पहला दिन, दूसरा दिन इतना, तीसरा दिन ऐसा, मतलब तो उसमें कुछ इंजुरी नहीं होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि डायरेक्ट जो एडवांस आसनस को अटेम्प्ट करते हैं, उनको इंजुरी होती है। ठीक है। अब जो लंबे समय से करते आ रहे हैं, जिनको पहले वो मकरासन किए, फिर भुजंगासन किए, फिर धनुरासन किए, फिर पुनः भुजंगासन किए, फिर मतलब आगे बढ़ते गए स्टेप बाय स्टेप, उनको क्यों होगा इंजरी? और वो ज़रूरी भी है। उस तरह से एडवांस आसन किए जाते हैं। एडवांस आसन ऐसा नहीं कि 1 हफ्ता में ही पूरा कर लेना है, हनुमान आसन, ऐसा नहीं। धीरे-धीरे करते-करते एक टाइम पे ये होता है कि आपको हनुमान आसन में भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप वहाँ पे भी आप जिस आसन में ध्यान लगा सकते हैं, सीधा बोला जाए तो, ठीक है? जिस आसन में आप एफर्टलेस स्थिति में हैं और उस आसन में आप ध्यान लगा सकते हो, वो आसन आपका अचीव हो गया। तब आप एडवांस आसन की तरफ जाइए। डायरेक्ट एडवांस आसन को अटेम्प्ट मत करिए। जैसे कपोतासन है, कपोतासन में नहीं हो रहा फिर भी किए हुए हैं, साँस रोक के 5 सेकंड होल्ड हुआ फिर छोड़ दिए, तो वो आसन नहीं होता, वैसा प्रैक्टिस नहीं होता। आपको जब कपोतासन कर रहे हैं आप और आप बिल्कुल रिलैक्स हैं, आपको उसमें सुख मिल रहा है, जी तब आप जी। आगे बढ़िए और तब अपने उस पैर पे सर को टच कीजिए, ओके। वो होना चाहिए एडवांस आसन की प्रैक्टिस। तो इसमें में आप दोनों चीज़ें होती हैं। मिनिमम कितने टाइम तक होल्ड करना चाहिए कि वो उसके लिए सुखद है? मतलब मिनिमम इतनी होल्डिंग तो हो तो इट शोज कि हाँ आपकी बॉडी उस चीज के लिए प्रिपेयर है। 10 सेकंड 20 सेकंड या ऐसा कुछ है नहीं, लिमिटेशन? अगर टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड दे देंगे तो लोग एफर्ट लगा के 10 सेकंड 20 सेकंड होल्ड करेंगे और बोलेंगे आसन अचीव हो गया ना। वहाँ रिलैक्स होना चाहिए आपको। आपको हथेली को क्या में 3 आवर्स कहा है। जी तो 3 मिनट भी नहीं, 30 सेकंड हो जाए तो बहुत है, बट वहाँ रिलैक्सेशन होना चाहिए। ठीक है। तकलीफ नहीं होना चाहिए आसन में कभी भी। जी 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 बस वो जी। है। ठीक है। तो ये था आपका जो क्वेश्चन था कि एडवांस आसना से बॉडी में हार्म होता है कि नहीं? तो हार्म तभी होता है जब गलत वे में करेंगे या फिर उसको ये करेंगे, जबरदस्ती किया जाएगा। और ओवर द टाइम वो लंबे पीरियड तक करने वाली चीजें हैं, ठीक है। ओके। अब सर एक मेरा क्वेश्चन था, एक्चुअली हम्म, कभी-कभी लोगों में ये कंफ्यूजन रहता है कि इट इज जस्ट अ नॉर्मल स्क्रैच या फिर ये एक सीरियस इंजरी हो गई है।
क्योंकि सेम स्ट्रेच वो 2 दिन 4 दिन तक कंटिन्यू फील करते जा रहे हैं। So how can we differentiate between a normal yoga stretch, a normal muscle stretch और a serious injury? क्योंकि फिर कुछ दिनों बाद पता चलता है कि they went to doctor क्योंकि वो कंटिन्यू रह रहा है और फिर वो पता चलता है कि it's a kind of muscle spasm हो गया है या फिर कोई और इंजरी उनको बता दी गई है या शोल्डर डिसलोकेट हो गया है। तो हमको कहाँ हमें रुक जाना चाहिए या उसको सीरियसली लेना चाहिए कि ये अभी गलत रास्ते पे जा रहे हैं हम लोग। ओके, तो इसका आंसर हमको मिला नहीं था स्ट्रेचिंग तभी, तो सिर्फ बट होती है, स्ट्रेचिंग तो होती है चाहे आप डेली भी सुबह उठ के बॉडी मतलब एवरीडे बॉडी डजंट सपोर्ट यू तो कभी हम थोड़ा कर देते हैं, थोड़ा पुश कर देते हैं अपने आप को, तो वो स्ट्रेचिंग है। दिन भर हमें शायद चलने में भी वो पेन फील होता है, तो इट्स अ नॉर्मल स्ट्रेच या कब हमें समझ जाना चाहिए, संभल जाना चाहिए, ये मेरा क्वेश्चन है। पेन को कैटेगराइज कर दीजिए। 3 टाइप का पेन हो जाता है ऐसे स्केल में लिया जाए तो। एक तो नॉर्मल पेन, ठीक है, उस पेन के साथ आप घूम फिर सकते हैं। दूसरा है कि एक माइल्ड पेन जिसको बोलते हैं, ओके। दूसरा है कि पेन के साथ आप मूवमेंट कर रहे हैं बट थोड़ा तकलीफ के साथ कर रहे हैं। और थर्ड लेवल है इनकैपेसिटिंग पेन, मतलब इतना पेन हो रहा है कि आप मूव ही नहीं कर सकते, जी ठीक है। जी तो माइल्ड पेन तक ठीक है, पेन के साथ अगर आप मूव कर पा रहे हैं तो ठीक है। बट जब उससे नेक्स्ट लेवल हो कि आपको मूवमेंट करने में ही पेन हो, तब वहां मूवमेंट नहीं करना है। मूवमेंट करते समय पेन हो रहा है मतलब बॉडी आपको खुद रोक रहा है। जिस मसल्स पे या जिस जॉइंट पे पेन है उसको रेस्ट दे दीजिए। इंजरी का सबसे अच्छा तरीका रेस्ट ही है, ओके। या फिर उसका कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेच देना चाहिए, ठीक है। सपोज बाइसेप्स पे हो गया है कुछ ओवर स्ट्रेच हो गया, मतलब एग्जांपल दे रहे इस तरफ स्ट्रेच किए हैं हम, तो इधर स्ट्रेच हो गया है, तो उसको ऑब्स्टेकल देके उसका कॉन्सेंट्रिक स्ट्रेच करना चाहिए, मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो वहां पे, ओके। जैसे अगर जानु शीर्षासन कर लिए, हैमस्ट्रिंग ओवर स्ट्रेच हो गया, तो छाती के बल लेट गए, दोनों पैरों को आप फोल्ड कर रहे हैं, तो उसका शॉर्टनिंग हो रहा है मसल्स का, वापस उस टाइप की चीजें करनी चाहिए। या फिर उसको रेस्ट देना चाहिए, सबसे अच्छा वही तरीका है कि इंजरी में रेस्ट दिया जाए, ठीक है। और एक चीज बताना चाहेंगे, यहाँ पे हम शायद बता नहीं, हाँ, किस कारण से इंजरी होती है, ओके। जी तो ये तो बड़ा बताया कि डिटेल। 6 तरह की इंजरी होती है, बट किस तरह के पोजेस में इंजरी होती है योगा में, तो सबसे पहला व्हाट आर द जो, कॉमन कोजेस? हाँ जी जी हाँ, जी कॉमन कॉज, ओके। तो इसमें पहला है आर्म पे जो वेट बेरिंग होता है, हमारी कलाइयां जो है उतनी स्ट्रांग नहीं होती, तो सबसे पहले आर्म पे जो वेट बेरिंग होता है उससे होता है इंजरी। तो ये इससे ये बताना चाहेंगे हम कि कैसे इससे बचेंगे। तो प्लैंक में आइए एक बार आप, यस और कैमरे को सामने रखिएगा, मतलब आपके फ्रंट व्यू में। मैट को आप इधर घुमा सकते हैं या फिर कैमरे को इधर ले आइए। हम्म, हाँ सर मैं थोड़ा सा कैमरा एडजस्ट कर देती हम्म, इस तरफ घुमा लीजिए। आपके हाथ दिखने चाहिए, हूँ जी सर। आपके हथेलियां दिख, और पीछे कर लीजिए। हाँ, पाम नहीं, आप सामने भी ले जा सकते हैं कैमरा को। हथेलियां दिखाइए इनकी, ओके। तो आपको पक्का पता है ऐसे ही प्लैंक होगा? सर अभी तो मैंने ओके, कर लिया है। ओके, ओके, ठीक है। तो जो भी लाइव है या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, एक बार इनके हाथों के पोजीशन को देखिए, ओके। तो इंडेक्स फिंगर अंदर की तरफ पॉइंट किए, ओके। कम बैक हो जाइए, बैठिए अभी, ओके। ओके, तो ये प्लैंक, बॉडी को उठा लेना प्लैंक नहीं होता है, जैसे कोई भी पोस्चर कर लेना नहीं होता से। प्लैंक में क्या है याद रखिएगा, या फिर कोई भी ऐसा पोस्चर जिसमें आर्म्स आपके वेट बेयरिंग कर रहे हो, आपके शरीर का भार आपके आर्म्स ले रहे हो, आपकी कलाइयां ले रही हो, वहां पे अपने इंडेक्स फिंगर सीधे होने चाहिए आगे की तरफ, ठीक है, इस तरह से। अभी आपकी हथेलियां इस तरह थी, जी ओके। जी सर। इंडेक्स फिंगर जो है ये सामने की तरफ होनी चाहिए, थैंक यू। सीधे सीधे, ओके। थंब इनसाइड और 3 फिंगर आउटसाइड, इस तरह से, ठीक है, ओके। अब आप क्या करिए, आप अपने पहले वाले तरीके से एक बार करिए, इस तरह से जैसे आप हाथ रखे थे पहले, या फिर ऐसे ऐसे जैसे भी रखे थे, भूल जाइए इस अलाइनमेंट को, ओके। आइए एक बार प्लैंक पे, हाँ आ जाइए प्लैंक पे। अपने बॉडी वेट को आगे शिफ्ट कीजिए, अपने कलाइयों पे पड़ने वाले स्ट्रेस को फील कीजिए, और अपने शोल्डर पे पड़ने वाले स्ट्रेस को फील कीजिए, ओके। कम बैक हो जाइए,
अब अलाइनमेंट पे आइए, इंडेक्स फिंगर सामने, अंगूठा अंदर और बाकी 3 उँगलियाँ बाहर की तरफ। पूरा उँगलियों को फैला के रखिएगा और फिंगर्स से भी ग्रिप करना है फ्लोर को। ये जो फिंगर्स है देखिए, इस तरह से उठने नहीं चाहिए। ये ग्रिप करेंगे फ्लोर को अच्छी तरह से, ऐसे उठेगा नहीं। ये ग्रिप करेंगे फ्लोर को। अब करिए एक बार प्लैंक। अब वेट को आगे शिफ्ट कीजिए, अपने कलाइयों पे पड़ने वाले स्ट्रेस को फील कीजिए। डिफरेंस पता चला? ओके, कम बैक। तो आपके हाथ मजबूत हो गए हैं क्योंकि आप एडवांस पोस्चर करते हैं बहुत दिन से, इसलिए आप शुरू से ही वैसा अभ्यास किए तो आपको कुछ हुआ नहीं, बट इनका नया-नया प्रैक्टिस होता है। अगर उस टाइप से नहीं रखेंगे हाथ, तो ये जो बोन्स हैं, ओके, पहले हाथ इस तरह से था, Yes, sir. इस तरह से हाथ था। ये जो बोन है, रेडियस और अल्ना है यहाँ पे जॉइंट, ओके, यहाँ पे इस तरह से स्ट्रेस पड़ रहा है, कंप्रेशन पड़ रहा है यहाँ पे, इस जॉइंट पे, तो यहाँ पे फिर पेन होगा। जब हथेली इस तरह बाहर की तरफ टर्न हो जाती है, तो यहाँ पे स्कोप मिलता है, यहाँ पे मतलब कंप्रेशन नहीं होता। ओके, पहला। दूसरा, हाथ को इस तरह से रखने से, आप चाहे अपवर्ड डॉग करते हो, चाहे प्लैंक करते हो, अगर हाथ इस तरह से है, पूरे हाथ अंदर की तरफ रोटेट है, ओके, शोल्डर्स रोटेट अंदर की तरफ, तो शोल्डर्स अंदर की तरफ है, तो शोल्डर जॉइंट पे भी स्ट्रेस पड़ रहा है। जब हथेलियां बाहर की तरफ टर्न होती है, तो शोल्डर्स भी बाहर की तरफ टर्न होते हैं, शोल्डर भी ओपन हो जाते हैं, ओके, शोल्डर्स पे भी रिलीफ रहता है। तो किसी भी वेट बेरिंग में, चाहे बकासन हो, चाहे प्लैंक हो, या फिर हाफ प्लैंक हो, चतुरंगा हो, सब में हाथ हथेलियां इस तरह से ही रहनी चाहिए, तो कलाइयों पे वेट नहीं पड़ेगा। जी ओके, सर. तो बचते हैं आपके जो कलाइयां हैं। तो ये चीज आप देखिएगा, किसी भी इंस्टाग्राम में किसी भी फॉरेनर टीचर को अगर आप फॉलो करते हैं, उसका चतुरंगा देखिएगा, तो आपको दिखेगा ये अलाइनमेंट। और इंडिया में किसी भी टीचर को देखिएगा, चतुरंगा वो भी कर रहा है, लेकिन हाथ ऐसा है, उसके बारे में पता ही नहीं, या तो लोगों को, या फिर अब क्या बोले अब, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो लोगों को पता नहीं है। जैसे आप भी बहुत दिन से सिखा रहे हैं, आपके जी, 12,000 फॉलोअर है फेसबुक पे, हम देख रहे हैं, ठीक है, बट अलाइनमेंट, फोटो का क्वालिटी अच्छा है क्योंकि डीएसएलआर है, बट जो अलाइनमेंट है वो ऐसा ही है, ठीक है। तो अलाइनमेंट परफेक्ट होना चाहिए, इससे आपका रिस्टॉर्ट बचेगा, तो इसको करिएगा। ओके, जी, बकासन भी आप जब इस तरह से करिएगा, आपको लाइट फील होगा। और जी. एंड उसी तरह से, हाँ, ये पहला हुआ कि जहां जहां हम अपने हाथ पे बॉडी वेट लेते हैं, उस तरह के पोस्चर्स में रिस्ट इंजरी का चांसेस रहता है, ओके। दूसरा, जहां जहां हम अपने लेग्स पे वेट लेते हैं, वहां हमारे नी के इंजरी का चांसेस रहता है। आप इसी डायरेक्शन में वॉरियर 1 करिए एक बार। हम्म, इसी इसी तरफ करिए, हाँ। राइट लेग फॉरवर्ड करिए, दोनों हाथ ऊपर करिए। ये मैंने नी वाले डे भी बताया था, ओके। हाँ, करिए, आइए, नी को आगे निकालिए, राइट नी को। ओके, राइट नी को हल्का सा अगर आप राइट साइड करेंगे, तो आपको राइट नी पे फील कीजिए, वेटलेस फील होगा राइट नी। ओके, अब राइट नी पहले जैसे रखे तो वैसे रखिए। अभी नी के जॉइंट के पीछे कंप्रेशन को फील कीजिए। अब हल्का सा सिर्फ राइट नी को राइट साइड करिए, ओके। तो राइट नी लाइट फील होता है। कुछ नहीं, ये जो ऊपर का बोन है आपका फीमर और आपका जो टिबिया है, ओके, ये इस तरह से था। जब राइट नी को हल्का सा राइट साइड किए, ये सही अलाइनमेंट पे आ गया। ये नी वाले डे भी बताए थे। तो इसी तरह से किसी किसी का जो फुट है वो इस तरह से रहता है, पैर का डायरेक्शन इधर रहेगा, नी इधर रहेगा, ओके। या फिर जिसके हिप्स टाइट होते हैं, ओके, मान लीजिए किसी के हिप्स टाइट हैं, हाँ, तो पैर इस तरह से रहते हैं, यस सर. हाँ। और जो जी, फुट जी. है वो यहाँ इस तरह से रहेगा, तो ये नहीं करना है। फुट को उसी के थाई के डायरेक्शन में फुट को रखने से, ये जो टिबिया है, ये टिबिया पूरा घूम रहा है ना, जी, यहाँ जी से सर. ये घूम रहा है, तो टिबिया पूरा घूम रहा है, तो फीमर और टिबिया का जो जॉइंट है वो अलाइन हो गया, इसलिए जी. उसको वहां पर राहत मिलेगी। जिसका हिप्स टाइट है, जिसका हिप्स ओपन है, वो इस तरह से रखा है और पैर को ऐसे रखा है, तो उसका नी को हल्का सा राइट साइड करने से नी जॉइंट बिल्कुल रिलीफ फील होगा। तो इस तरह से, और पूरा वेट भी तो वो लिया रहता है ना, यस सर. तो वो बचता है, उसका नी जॉइंट बचता है उससे। और एक चीज है यहाँ पे, एक बार फिर से करिएगा, एक चीज छूट गया बताना। What? Yes. हाँ, ओके, ये तो फ्रंट लेग का बात हुआ। अब बैक लेग को देखिए अपना। बैक लेग का क्वाड्रिसेप्स पे स्क्वीज कीजिए, लेटरल कंप्रेशन जो पड़ रहा था नी पे वो रिलीज हो जाएगा, ओके। अब अपने फ्रंट लेग के क्वाड्रिसेप को टाइट कीजिए, बिल्कुल इंगेज कीजिए लेग को यहाँ पे। जब इसको इंगेज करेंगे तो आपका पूरा अलाइनमेंट परफेक्ट हो जाएगा। ओके, कम बैक। ओके, तो बैक लेग जो हम लोग रख रहे थे, लोग क्या करते हैं, वाले रोन में आ गए,
ये पैर से ढीला हो जाता है, सोल उठ जाता है, इस तरह से नी पे लेटरल कंप्रेशन पड़ रहा है, ये लेग को इंगेज करके ये अलाइन करना रहता है। तो स्टैंडिंग जो पोस्चर है उस पे नी में इस तरह से ध्यान रखना पड़ता है, नी के इंजरी से बचने के लिए। ओके, तो ये आपको पता था अलाइनमेंट? सर आगे वाला पता था, बैक अभी बैक भी मुझे ये था कि नहीं, बैक हाँ, तो यही चीज है कि आप कोई भी पोस्चर कर रहे हैं ना, सिर्फ एक जगह अलाइनमेंट नहीं होता है, पूरा ऊपर से नीचे तक अलाइनमेंट होता है। आप हथेलियां ऊपर रखते हैं, हथेलियां अंदर की तरफ टर्न रहेंगी। ओके, अंदर की तरफ है ना, शोल्डर्स रोल बैक होंगे, चीन फ्लोर के पैरेलल होगा, हाँ, एलोंगेट होगा हेड। अब यहाँ पे और करेक्शंस है, अगर बोला जाए तो पेट को अंदर खींच के लंबा फ्लैटनिंग करना रहता है। यस, पोस्टीरियर टिल्ट करना पड़ता है, मूलबंद। आप लोग कर बना लेते हैं तो दैट इज नॉट हाँ, करेक्ट। हाँ, हाँ, वहाँ लंबार पे इफेक्ट पड़ता है यस, फिर। यस, फिर मूलबंद लगाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है टेलमर को, तो पूरा उसे करते नहीं है लोग, बस जस्ट हाथ ऊपर कर लिए, वायरल हो गया, तो वो नहीं करना चाहिए। पोस्चर कभी भी उसके जैसा दिखने के लिए नहीं करना चाहिए, पोस्चर का इफेक्ट पाने के लिए करना है। ओके, ये हुआ। तो ये एक लेग्स का उदाहरण हुआ। उसके बाद लोअर बैक का तो बताई, अपवर्ड डॉग में और उष्ट्रासन वगैरह में लोअर बैक में किस तरह से हर्ट करता है वो बताए। एक बहुत लोग हिप्स को फॉरवर्ड पुश कर देते हैं आधे चंद्रासन में, ग्लूट्स को लॉक रखते हुए करना पड़ता है। ओके, ये हुआ। यस, नेक का भी बता दिया, अपवर्ड डॉग का। ओके, और एक है जब पसीना आता है तो लोगों को लगता है बहुत अच्छा हो रहा है, पसीना आ रहा है, ठीक है, तो वो सही नहीं है। किसी किसी लोगों को जल्दी पसीना आता है, किसी किसी को लेट से आता है। पसीना क्यों आ रहा है ज्यादा? जो बॉडी का सिस्टम है कि होम्योस्टैसिस का सिस्टम है कि बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उस तरह से आप स्वेट करते हैं। ओके, अब पसीना जल्दी आने का मतलब आपका बॉडी जल्दी गर्म हो रहा है। किस लिए गर्म हो रहा है जल्दी? क्योंकि आप बैठ बैठ के अपने हार्ट को ऐसा वीक कर लिए थे कि अभी आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करने में हार्ट को ओवरक्लॉक करना पड़ रहा है, हार्ट बीट आपका तेजी से बढ़ रहा है। हार्ट एक मसल्स है, जब वो रैपिडली धड़क रहा है तो हीट अप हो रहा है और उससे पूरे बॉडी में जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, राइज हो रहा है, इसलिए आपका स्वेटिंग जल्दी हो रहा है। तो पसीना ज्यादा आना कभी भी ऐसा नहीं होता है कि आपके लिए बहुत अच्छा है। आपको हमेशा फील करना है, आपको अपने लिमिट को हमेशा देखते हुए प्रैक्टिस करना है। कभी भी स्वेटिंग ज्यादा हो तो ऐसा नहीं कि बहुत अच्छा प्रैक्टिस हो रहा है, ठीक अच्छा हो है। ये गया। सारी चीजें हैं और जो ध्यान रखनी चाहिए। ओके, और कुछ आई क्वेश्चंस तो होप शायद सभी आपके नहीं लोगों छूटे। को अपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल रहे होंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर भी थे, थ्रू मी काफी सवालों के जवाब मिले होंगे। एंड स्टिल अगर सर पहले तो लास्ट क्वेश्चन है, यही था सर, वी हैव कवर्ड दिस वन कि कौन कौन से बेसिक योगा पोजेस हैं, तो वो आपने सारा बता ही दिया, दिस वाज द लास्ट। सो सर एक अगर की मतलब पूरे सेशन का हम क्रक्स बनाए, कंक्लूजन दे, तो सिर्फ थोड़े से शब्दों में बता दें कि क्या प्रैक्टिशनर्स को केयरफुल रहना है। वो आपने अच्छे से डिटेल में बता दिया, बट स्टिल जिन लोगों ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया होगा तो एटलीस्ट दे विल गेट एन आइडिया, एक उनको एक कंक्लूजन मिल जाएगा। जी, अच्छा, तो ये आपके लास्ट क्वेश्चन का भी आंसर है। कुछ क्वेश्चंस भी हैं, हाँ, फिर मैं आपको रीड करूंगी तो यू विल हाँ, आंसर देम आल्सो। आप लिखे हैं सातवां क्वेश्चन के, हाउ कैन वी बी सेफ एंड प्रिवेंट इंजुरी इन आवर प्रैक्टिस। जी जी यस, जी। तो इसी का आप आंसर अभी बोल रहे हैं। तो इसमें वही दो चीज हम बोलना चाहेंगे। पहला, पतंजलि योग सूत्र में जो आसन के डेफिनेशन है उसको फॉलो करने जो हम बताए थे। ओके, पतन सतिलम अनंत समाप्तिभ्याम स्थिरम सुखम आसनम और तत्व दंड विराट, ये तीनों चीज को हमेशा माइंड में रखिए जब आप पोस्टर कर रहे हैं तो। ओके, दूसरा, जैसे बताए कि दो टीचर्स होते हैं, यहाँ पे भी एक मजेदार चीज है। ये है कि आसन होता है आपके लिए, आपको अपने बॉडी का अलाइनमेंट देखना है, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए आसन करने में, तो वहाँ योगा टीचर की जरूरत क्यों है? तो हम भी योगा टीचर है, आप भी योगा टीचर है, हम लोग का घर भी चलता है उसी से, योगा क्लासेस करा के। लेकिन ये बिल्कुल बेकार चीज है कि कोई और आपको बताएगा कि आपका लेग का अलाइनमेंट ऐसा है, अभी आप सांस ले रहे हैं, अभी आपको सांस छोड़ना है, अभी आपको सांस लेना है, ये कोई और बताएगा आपको, ये योगा है ही नहीं। ये तो कोई आपको नचा रहा है, एक तरह से बोला जाए तो, ठीक है। तो आसन का जो प्रैक्टिस है, जो योगा प्रैक्टिस, वो आप खुद करना है। कहीं पे भी पतंजलि सूत्र या हठयोग प्रदीपिका या किसी भी साहित्य में ये नहीं लिखा है कि टीचर आपको चाहिए अपने शरीर की अवस्था को जानने के लिए, अपने शरीर के अलाइनमेंट को जानने के लिए। शुरुआत के दिनों में टीचर लगते हैं, टीचर आपको अलाइनमेंट बता देगा, ब्रीदिंग टेक्निक्स बता देगा, सब कुछ बता देगा, लेकिन बाद में आपको उसको खुद करना है। बहुत से लोग यहाँ हैं जो लाइव को देख रहे हैं, उनके क्या होता है कि
हाँ, टीचर आएगा तब वो उठेंगे, तब वो प्रैक्टिस करेंगे। टीचर जैसे नहीं आया, उस दिन छुट्टी हो गया, तो ऐसा जी। प्रैक्टिस नहीं होता योगा का। असल में प्रैक्टिस कब आता क्या है तो, आसन तो करना है वो तो अलग बात है, अभी तो जो चल रहा है वो अलग बात है, ठीक है। सर तो आपने जो ये इनर टीचर नचाने वाली बात बोली है ना, अभी एक ट्रेंडिंग रील इस पे चल रही है कि तुमको नाचने का शौक है और मुझे नचाना आता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप योग अभ्यास कर रहे हो ना, आसन कर रहे हो तो अलग बात है, ओके। तो अंदर का जो टीचर है, एक टीचर है जो आपको ऊपर से देख रहा है, आपका ब्रीदिंग ज्ञान ऐसा है, निकाले आपका अलाइनमेंट जाता है। ऐसा है, जो जी कि जी। अभी भी बहुत सारे टीचर उतना देखते नहीं है। ठीक है, उतना डीपली। और एक टीचर आपके अंदर है, जो आपको बताएगा कि उस आसन में आप क्या फ़ील कर रहे हैं? वो आसन वेरी आपके लिए सही है कि नहीं? आप आँखें बंद करके उसको कैसा फ़ील कर रहे हैं? उस आसन के इफ़ेक्ट आपको मिल रहे हैं। तो बाहर वाला टीचर हो ना हो, अंदर वाला टीचर होना चाहिए। आपको अंदर वाला टीचर बताएगा कि ऊपर से नीचे तक क्या अलाइनमेंट है, कौन-सा जॉइंट हार्म हो रहा है, कौन-सा मसल सिंगज हो रहा है, कहाँ रिलैक्सेशन होना चाहिए, उस आसन का आउटकम आपको क्या निकालना है, ये आपको अंदर का टीचर बताएगा। तो अंदर का टीचर होना चाहिए, बाहर वाले टीचर कुछ दिन के लिए ही ठीक है। जी जी। ओके, आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लीज इसे बिल्कुल अपने मन में दिमाग में हर तरीके से बिठा लें कि आपका जो इंटरनल टीचर है उसका करेक्शन, उसका नॉकिंग उसकी हमेशा चालू रहनी चाहिए कि आप कहाँ सही जा रहे हैं, कहाँ गलत जा रहे हैं, और कहाँ आपको कितनी देर अपने आप को रोकना है या फिर छोड़ना है। जी सर। सर ये इतना अच्छा सेशन चल रहा है, मुझे लग रहा है कि 1 घंटा भी बहुत कम हो गया है। अभी हाँ, लेट्स तो जो ये हमारे लाइव ऑडियंस है उनके क्वेश्चंस लिए सर हम एक बार। हाँ, हाँ, हम ये बोल रहे थे कि जी ये टॉपिक बड़ा है, तो हमेशा की सर। तरह हर मंथ जो वर्कशॉप चलते हैं, तो इस मंथ का जी टॉपिक ही मैंने इस बार यही लिया है, योगा इंजरी के ऊपर। प्लीज इट्स अ तो रिक्वेस्ट, आप प्लीज अपने नए जो अपकमिंग कोर्स है उसका भी एक बार सभी को इन्फॉर्मेशन दे, सो दैट पीपल हु आर इंटरेस्टेड, जो ऑडियंस हमारे साथ लाइव ज्वाइन है, उनमें जी, जो जी। भी, बिकॉज सर के कोर्सेज आर अमेजिंग गाइस, आप जरूर करें। मैंने सर के साथ की है, 2-3 वर्कशॉप्स मैंने भी करी है, एंड जो नॉलेज का अपग्रेडेशन है ना, दैट इज रिमार्केबल। आपको पता है बट उसको एक करेक्ट वे में जानना, आपका नॉलेज को एक प्रॉपर दिशा मिल जाना, तो सोच लीजिए आप में कितना निखार आ जाता है, फिर आपकी ट्रेनिंग में, आपकी टीचिंग में कितना निखार आ जाता है। दैट इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस। सो सर प्लीज आप बताएं आपका क्या अपकमिंग कोर्स है, और डेफिनेटली उन्हें सभी लोग ज्वाइन करें, वो बहुत ही ज्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, तो ये बोलना था कि आप लोग सभी जो देख रहे हैं इस वीडियो को, ज़रूर आप योगा प्रैक्टिशनर है तभी देख रहे हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि योगा प्रैक्टिशनर नहीं है और देख रहे हैं। तो आप ऑलरेडी योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके? बट किस तरह से योगा प्रैक्टिस करते रहने से लंबे समय तक आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे एक पाम का अलाइनमेंट हम बताए आपको, ठीक है? आपको सिंपल चीज़ है कि उँगलियाँ अगर अंदर की तरफ रहेंगी तो रिस्ट पे ज़्यादा लोड पड़ता है, बाहर की तरफ रहेंगी तो कम लोड पड़ता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे आसनों में जो आसन वाइज हम बताएँगे। और यहाँ तो सिर्फ़ पोस्चर्स होल्डिंग का बताए, जो अदर्स हैं जैसे कहीं पे ओवर स्ट्रेच हो गया, कहीं पे ओवर यूज़ से कैसे बचना है, कहीं पे स्लिप इन्वर्सन में है तो स्लिप करने से कैसे बचेंगे, खुद को गिरने से कैसे बचेंगे, ये सारी चीज़ें आपको बताई जाएँगी। हर मंथ मेरे वर्कशॉप होते हैं, तो इस मंथ का जो वर्कशॉप होगा नेक्स्ट मंथ आपका जुलाई में, वो इसी टॉपिक को लेके हम रखे हैं, क्योंकि ये स्टॉक के बाद होना था, तो जी हमको लगा कि यही टॉपिक इस बार रखना चाहिए, ओके। तो 1 तारीख से होगा, अभी उसका पोस्टर नहीं बना है, बट गाइस, इंस्पिरेशनल योगा फॉलो सर का कीजिए। पेज है, एफबी पे भी, यूट्यूब पे भी, इंस्पिरेशनल योगा हुँ, अकेडमी सर, आप प्लीज उससे जरूर से फॉलो करें, और अपकमिंग आपके जितने भी नए कोर्सेज है वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। एंड जैसे कि सर ने बोला, ये 1 जुलाई से सेम टॉपिक पे ही कोर्स नया लॉन्च होने वाला है, सो जरूर से ज्वाइन करिएगा। ठीक है, तो ये कोर्स नहीं वर्कशॉप समझिए, और ये वर्कशॉप, जानना यस आपके लिए ज़रूरी है कि कैसे बॉडी को हार्म कर रहा है, और उसके बाद आपका जो प्रैक्टिस होगा वो सेफ रहेगा बस, नहीं तो लॉन्ग टर्म पे अगर गलत करते जाएँगे तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो। ओके, आप क्वेश्चन ले सकते हैं अगर सर चाहें तो। यस सर, मैं दिलप्रीत जी, हाँ आपने टाइप कर दिया है, गुड। सर दिलप्रीत जी पूछ रही है कि बैक बेंडिंग में स्पाइन में प्रॉब्लम होती है, बहुत पेन होता है, तो वही सारी चीजें जो अभी एक्सप्लेन भी करी है आपने, अर्ध चक्रासन में भी सर एग्जांपल दिया था। आपको आसन कभी भी गलत वो उन्होंने नहीं कहा, बट अब यहाँ पे हम जितना हमको समझ में आ रहा है हम बता रहे हैं, ओके। तो
स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपके बैक मसल्स भी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि आपकी स्पाइन को सेफली बैकबेंड करे। जी। और थोड़ा पकड़ के रखते हैं ना, वो रिलैक्स करेंगे तो और स्पाइन पे लोड आता है। तो बिल्कुल अवेयरनेस के साथ आपको करके देखना होगा ये चीज़। और स्टिल अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा-सा बैकबेंड करते ही आपको पेन हो। आप जिस रेंज ऑफ धीरे-धीरे उसको बढ़ाइए। हो सकता है कि आप अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा वाले आसन को करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर तो शायद आपको हेल्प करेगा। बट अगर आप पर्टिकुलर आसन और पर्टिकुलर पेन का टाइप बताएँगे, तब हम आपको बता सकते हैं कि क्या हो रहा है एक्चुअली। एग्जैक्टली सर। सर मंजू जी का है कि पद्मासन करने में उनके पैर की नस खिंच गई है, तो एंकल में उन्हें बहुत पेन रहता है उसके कारण। सो अगेन द रीजन इज ओवर स्ट्रेचिंग आई गेस। और हाँ, पद्मासन लोग करते हैं ना, तो जी जी ये सर। थाई है, थाई का एक्सटर्नल रोटेशन होना चाहिए। ये अगर एक्सटर्नल रोटेशन नहीं होगा, ये पैर इतना ही होगा, तो ये पैर यहाँ तक चढ़ेगा। लोग इस तरह से पद्मासन करते हैं, फिर ये पैर इधर जाएगा नीचे की तरफ और यहाँ एंकल पे पेन होगा। ठीक है? यस सर। थाई की जब इंटरनल रोटेशन होगा, तो ये और ऊपर जा पाएगा। ये जब और ऊपर जाएगा, तो ये आराम से यहाँ पे आएगा। एंकल जॉइंट आएगा थाई पे, तो एंकल पे स्ट्रेच नहीं पड़ेगा, ये रिलीज रहेगा। ठीक है? तो ये ध्यान रखना है। तो पद्मासन आप डायरेक्टली करने की कोशिश किए होंगे। पहले आपको वज्र कोणासन, हाफ बटरफ्लाई एंड अर्ध पद्मासन ये सब करने चाहिए, अग्निष्ठम आसन। उसके बाद पद्मासन करेंगे जब प्रॉपर आपके हिप जॉइंट रेडी हो जाएंगे। अब मंजू जी को हम देखे नहीं है, लेकिन हम गारंटी के साथ बोल सकते हैं, अगर वो आप ही इस तरह से बैठेंगे फ्लोर पे, उनका पैर जरूर इस तरह से हवा में रहेगा। ठीक है? ओ बिना देखे बता रहे हैं। तो अगर वो जी फ्लोर पे बैठते हैं, तो उनका नी इस तरह से जरूर हवा में रहेगा। जिनका हिप जॉइंट फ्लेक्सिबल रहेगा, उनके पैर इस तरह से बैठे हुए रहेंगे फ्लोर पे। जिनका हिप जॉइंट जाम रहेगा ना, या स्टिफनेस रहेगा, वो इस तरह से बैठेंगे तो पैर इस तरह से होगा। और ये जब पद्मासन करने की कोशिश करेंगे, तो इनको यहाँ जोर लगाना होगा। एंकल तो अलग जाएगा, नी जॉइंट पे अलग प्रेशर पड़ रहे हैं यहाँ पे उठाने में। ओके, तो पहले प्रिपेयर होइए, उसके बाद करिए। कोई भी आसन अगर नहीं होता है ना, तो उसका पहले वाला स्टेप करिए। जैसे चक्रासन नहीं हो रहा है, चक्रासन नहीं हो रहा, तो पहले देखिए, अपने बॉडी को स्टडी कीजिए कि क्यों नहीं हो रहा। क्या बैक मसल्स एंगेज नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप अपने हाथ से पुश नहीं कर पा रहे हैं, या आपके हाथ सीधे नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आपका शोल्डर ओपनिंग नहीं है, अपर बैक ओपनिंग नहीं है, कि आप अपने पैर से पुश नहीं कर पा रहे हैं। उसके बाद उस चीज पे वर्क कीजिए। आसन ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट हो जाएगा। जी जी। ठीक है? हाँ, तो पूरा एक एक सेक्शन पे काम करके तब आसन को अचीव करिए। तो मंजू जी ने थैंक यू बोला है। रूपल जी थैंक यू सो मच। रूपल जी इज ऑल्सो सेइंग अमेजिंग नॉलेज सर। यस सर की नॉलेज इज वेरी डीप, और जो बारीकियां है ना, आई गेस वो सर एक्सपीरियंस से ही आती है, और आपको इतना अनुभव है इतने सालों का। और वो हम लोग भी आर फॉर्चुनेट इनफ कि आप हमारे साथ हैं, और अपनी इतनी डीप नॉलेज को आपने इतने अच्छे से और बहुत ही सरलता से, आई गेस किसी कहीं पे भी कोई डिफिकल्टी नहीं आई, या समझने में हमें बहुत ज्यादा वो नहीं आया कि, या बहुत कंफ्यूजन नहीं है, बहुत ही सरल और सहज तरीके से सारी कुछ उसमें से मैं भी करती हूँ सर मिस्टेक्स, तो आई विल आल्सो टेक केयर ऑफ देम नेक्स्ट टाइम। बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक लक्ष्मी जी का आया है। ये लिखे हैं कि पास्ट 3 ईयर्स से उनको राइट शोल्डर पे पेन हो रहा है, कुछ आसन प्रैक्टिस करने में। तो ओके। अ, उनको अलाइनमेंट का प्रॉब्लम होगा, क्योंकि उनका शोल्डर सही अलाइनमेंट में है कि नहीं, तो वो चीज़ उनको देखने वाला कोई चाहिए, तब वो कर पाएँगे सही से। जी ठीक है? तो जी। ये होता है, मतलब लोग बोलेंगे योगा करके इंजरी हो रहा था। योगा करके इंजरी नहीं हो रहा, आप गलत ढंग से योगा कर रहे हैं, इसलिए आपको दिक्कत हो रहा है। या फिर आप अपनी कैपेसिटी से बाहर कूदने की कोशिश कर रहे हैं, तो योगा से कभी कुछ नहीं होगा। हुँ, प्रॉब्लम सर कभी एक नहीं होगा लास्ट योगा से। लास्ट क्वेश्चन सर, लास्ट वो अभी अभी हाँ, आया है कि सर एक दिन में कितने घंटे प्रैक्टिस करनी चाहिए, स्पेशली दी एडवांस प्रैक्टिशनर, क्योंकि देखा है कि कुछ लोग बहुत सारे घंटे करते हैं, और कुछ लोग एक घंटे में भी आप एक बार थोड़ा बता दें कि एक सेफ सेफ टाइम पीरियड ऑफ प्रैक्टिस कितना होना चाहिए फॉर आइदर अ न्यू ये पर्सन, भी न्यू प्रैक्टिशनर, और लाइक एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर, एक सेफ टाइम पीरियड। ये देखिए, ये भी अलग-अलग टाइप के आंसर निकलेंगे इसमें। इसमें क्या है कि अब कोई व्यक्ति दिन भर बैठे रहता है, तो जी वो अगर करे तो ठीक है, ठीक है। जी दिन भर लोगों को एक्टिव अगर है, तो उसका एक लेवल अलग होगा। बट
पहला तो ये क्वेश्चन बनेगा कि प्रैक्टिस का आउटकम क्या चाहिए उनको? जैसे आप बोले एडवांस प्रैक्टिशनर हैं, तो एडवांस स्टेट ऑफ माइंड होता है मेरे लिए पोस्चर हिट नहीं होता। लोग फोटो डालते हैं कि 2017 में हम पतले थे, 2018 में हम 2017 में हम मोटे थे, 2018 में हम पतले हो गए। या जी फिर वो जी डालते हैं कि मेरा 2016 में मेरा पैर यहाँ तक पहुँचता था, अभी यस 2018 में मेरा पैर पूरा सीधा हो रहा है, ठीक है? तो बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाना कोई उतना बड़ा अचीवमेंट नहीं और वो दिखाने के लिए है एक तरह से, जो दिखता है। आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या था? 2016 में आपको कम गुस्सा आता था और अभी 2017 में आपको ज़्यादा गुस्सा आता है कि कम आता है? 2016 में आप थोड़े-थोड़े बातों पे एकदम फायर हो जाते थे और अभी यस आपको कुछ भी हो जाए फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये जो स्टेट ऑफ माइंड है ना, वो होना चाहिए योगा में, ठीक यस है? यस तो आप एडवांस प्रैक्टिस मतलब क्या? एडवांस प्रैक्टिशनर क्या होता है? वो जी पहले डिफाइन करें तब हम आंसर देंगे। पोस्चर के लिए पोस्चर्स के लिए अगर करना है तो 3 घंटा काफ़ी होता है, अगर पोस्चर्स अचीव करना है। जी ध्यान के लिए अलग है, प्राणायाम के लिए अलग बोल सकते हैं, ठीक है? तो पोस्चर्स अगर करना है जैसे कोई पोस्चर अचीव करना है तो हम जब खुद करते थे एडवांस प्रैक्टिस मतलब आसन का एडवांस प्रैक्टिस, तो 2 ढाई घंटा लगता था, ठीक है? हाँ, 2 ढाई घंटा लगता था। अपना अष्टांग विनाशक का रूटीन एक अलग कर लिए, उसके बाद उसी पोस्चर पे सिर्फ़ काम कर रहे हैं, फिर उसको काउंटर करके रिलैक्स करके, फिर खत्म किया प्राणायाम करके। तो 2 ढाई घंटा काफ़ी होता है, पूरा दिन भर लगने का ज़रूरत नहीं है। दिन भर आप अपने मसल्स को यूज़ कर रहे हैं, तो हार्ट भी तो सप्लाई कर रहा है ना, तो वो भी फिर यस कार्डियोवास्कुलर इफ़ेक्ट करेगा, हार्ट को प्रॉब्लम करेगा वो, तो उतना नहीं करना चाहिए। हुँ, ओके, थैंक यू सो मच सर आई होप थैंक यू। सभी के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा है काफी इंटरेक्टिव सेशन रहा काफी सारी नॉलेज मिली हमें अपनी मिस्टेक्स की क्लासेस में जो मिस्टेक्स हम करते हैं एज ए टीचर एज वेल एज ए स्टूडेंट इन सारी चीजों की बहुत ही अच्छे डिटेल में जानकारी मिली है और सर आपका बहुत बहुत थैंक यू टाइम निकालने के लिए हम सभी को और हमारी नॉलेज को थोड़ा और पॉलिश करने के लिए आई होप इन फ्यूचर ऑल्सो हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव और सभी की हेल्पफुल जो टॉपिक्स हैं उन पर आएंगे और बात करते रहेंगे कंटिन्यू थैंक यू सो मच हैव अ वंडरफुल डे सर थैंक यू सर थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग